हेलो गाइस, दिस इज विशाल फ्रॉम अन अकेडमी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एपिस्टोलरी jurisdiction, which is also an exception to the rule of locus standi। तो जिन लोगों ने locus standi रूल का मेरा जो पर्टिकुलर लेक्चर नहीं देखा हुआ है, you can find it in the video section itself, right? Please go and watch that particular section as well, right? लोकस स्टैंडर्ड रूल का एक्सेप्शन कहलाया जाता है एपिस्टोलरी jurisdiction। वेरी डिफिकल्ट नेम, राइट? एपिस्टोलरी कितना मुश्किल नाम है, राइट? लेकिन आई टेल यू अबाउट इट that when we are going to progress into this session, आपको realize होगा the importance of this particular phenomena, राइट? ये अपने आप में ही एक अलग फिनोमेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के अंदर व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, आज हमारा प्लान ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या होगा, आई टेल यू। आज हम एपिस्टोलरी jurisdiction के ओरिजिन को, इसके बैकग्राउंड को, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को और इसके बाद इसके मीनिंग को, एंड देन ये किन केसेस के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड एपिस्टोलरी jurisdiction का ओरिजिन कैसे हुआ, किस केस के थ्रू हुआ, और इंडिया लेवल पर कौन सा ऐसा केस है जिससे एपिस्टोलरी jurisdiction इन्वोक किया गया है। ये पर्टिकुलर चीजें आज हम आज की क्लास के अंदर डिटरमाइन करेंगे। एपिस्टोलरी jurisdiction क्या एक अनलिमिटेड पावर है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वोक हो सकती है, या इसकी कोई लिमिटेशंस है? क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनमें ही एपिस्टोलरी jurisdiction इन्वोक किया जाता है? एंड व्हाट इज द प्रोसीजर for applying for an epistolary jurisdiction? This is something which we are going to determine in all of today's particular session, right? So now without any further ado, let's quickly move on, right, to our particular session. But before that, let me just quickly tell you what is this, right? अगर आपको ये दिख रहा होगा, so you can see these are piece of letters। ये कुछ क्या है, letters है। एपिस्टोलरी jurisdiction बस इसी वर्ड पर टिका है, राइट? कैसे? लेट्स क्विकली फाइंड आउट। सो दिस इज मी, दिस इज विशाल, एंड आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ऑन अवर अनअकैडमी ऐप। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ माय सेशंस which are going on right now। तो all those individuals who are interested in figuring out कि how this particular educator teaches, or to get a live experience of my learning, then in that particular situation I would urge you to download our Unacademy app and come to our particular session, right? So let's quickly move on to the session first, okay? अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एक हाइपोथेटिकल से, जैसा मैंने कहा, हमेशा शुरुआत करनी चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू द कॉन्सेप्ट, राइट? सो देयर इज अ गर्ल अंशिका, ठीक है? अब अंशिका जो है, ठीक है, शी इज अ डेस्टिट्यूट और एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, ओके? नाउ उसने वो देख रही है कि उसकी लोकेलिटी के अंदर कुछ ब्राइट बर्निंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, लॉट ऑफ ब्राइट बर्निंग प्रैक्टिसेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सती प्रथा, ठीक है? मान लेते हैं अंशिका की लोकेलिटी में ये सब चीजें चल रही हैं, अंशिका इसे स्पॉट कर रही है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन शी इज, बिकॉज शी इज सो पुअर, शी इज अनेबल टू फाइल दिस पर्टिकुलर केस। अब वो पर्टिकुलरली केस नहीं फाइल कर पा रही है। ऐसे सर्कमस्टेंस में, बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑफ लॉ है, शी थॉट कि मैं चुप तो नहीं बैठ सकती। सो व्हाट आई शुड डू इज शी स्टार्ट राइटिंग अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखती है। जब ये लेटर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखती है, चीफ जस्टिस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इसी पर्टिकुलर लेटर को रीड करते हैं, देखते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेटर जो है, क्या ये जो लेटर अंशिका ने लिखा है, कैन इट बी ट्रीटेड एज अ रिट पिटिशन? क्या इसे एक रिट पिटिशन का रूप दिया जा सकता है? मियर लेटर को, कोर्ट भी नहीं आ रही है, लेकिन घर से एक लेटर लिख कर दे रही है और उस पर अपनी ग्रीवांस बता रही है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है कि व्हाट इज हैपनिंग इन हर लोकेलिटी। एक्सट्रीमली एब्सोल्युटली इनह्यूमेन थिंग्स आर हैपनिंग इन हर लोकेलिटी। अब क्या किया जाए ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर? नाउ ऐसे सर्कमस्टेंस में उसका लेटर लिखना क्या एक रिट पिटिशन का प्रारूप बन सकता है? दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिमार्केट टुडे, okay? So now without any further ado, let's quickly move on to the next particular part, that is the background, okay? अब प्रोसेस, अगर मैं एपिस्टोलरी jurisdiction की बात करूं तो बड़ी सिंपल सी चीज है। एपिस्टोलरी jurisdiction का मतलब क्या है? जब कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करता है, लेटर्स लिखता है, ही राइट समथिंग टू अ जज एड्रेसिंग हिज ग्रीवांस। उसके जो, इन ऑर्डर टू सिक्योर जस्टिस, इन ऑर्डर टू एड्रेस हिज ग्रीवांस, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, और उस तकलीफ को वो एड्रेस कर रहा होता है किसके थ्रू? थ्रू हिज राइटिंग ऑफ लेटर टू हु? टू द, टू अ जज।
दिस इन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इसी को हम कहते हैं एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वी नो अबाउट इट कि भाई इंडिया में अगर किसी को लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई करना होगा, मतलब अगर किसी का कॉज ऑफ एक्शन है तो उसे कोर्ट खुद जाना पड़ेगा, वहां जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम ग्रीवांसेस पिटिशंस लगाकर, राइट, या फिर प्लेंट फाइल कर कर एड्रेस करनी होगी। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज यू कैन सी, अंशिका जो है वो कोर्ट भी नहीं गई, she didn't go to a court of law, she just wrote a letter to the CJI, Chief Justice of India, right? अब क्वेश्चन ये है, इस तरीके की चीज को क्या कहा जाता है? Epistolary jurisdiction. When you write a letter to a judge, right, with an intention to secure justice, it is going to be called as an epistolary jurisdiction. अब अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं epistolary jurisdiction की, तो इनिशियल लेवल पर कई सारे लोगों को अगर मान लीजिए कोई लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं, आर्टिकल्स हो गए, टेलीग्राम हो गए, ठीक है, ये जब लिखने शुरू हुए और इनमें कुछ प्रॉब्लम्स और ग्रीवांसेस बताने शुरू हुई, तो कोर्ट्स ने क्या करना शुरू किया? कोर्ट ने उनको एक रिट पिटिशन का प्रारूप देना शुरू किया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस, बिकॉज नॉट वी लिव इन अ लोकेलिटी जहां पर हर पर्टिकुलर तबका, जो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स डिसाइड कर रहे हैं इन द लोकेलिटी, नॉट दे आर नॉट केपेबल, राइट, to come to a court of law because maybe they don't possess that much of financial resources, उनके पास उतनी financial resources है नहीं, right? तो इसका मतलब ये उन्हें justice ही ना मिले? No, that is not a situation. Locus standi का exception इसे इसीलिए कहा जाता है because you are not going to a court of law, still you are being heard. Now see, right, epistolary jurisdiction is construed as a unique feature of public interest litigation. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, PIL का, राइट, एक यूनिक फीचर माना जाता है एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन। कैसा डिवाइस है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर हु? फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट come to a court of law owing to their financial constraint, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं है, दे आर पुअर, दे आर मार्जिनलाइज्ड पर्टिकुलर सेक्शंस, दे आर डिप्राइव्ड सेक्शंस, उन लोगों के लिए ये ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मियर एक लेटर जो है वो अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन सही दिखा तो वो रिट पिटिशन का प्रारूप ले लेगा। सो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल। Now, let's quickly move forward. Epistolary jurisdiction acts as an escape route, especially for those marginalized sections who cannot afford justice by following the procedural norms and technicalities. Procedural norms and technicalities is the normal way to seek justice. For example, किसी व्यक्ति के राइट का हनन हुआ तो वो क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, कोर्ट में प्लेंट फाइल करेगा, पिटिशन फाइल करेगा, यानी कि प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज से ही वो अपना जो राइट है वो इन्वोक, उसका जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, अपना जो पर्टिकुलर रेमेडी है वो इन्वोक करवा सकता है। ठीक है, लेकिन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट आर वी सीइंग? इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन there is no such thing. Do you see anywhere Anshika have gone and filed a plaint or filed a petition? No, she have just written a letter. She just written a letter in this particular situation, और उसके उस लेटर लिखने से ही कोर्ट जो है उसे रिट पिटिशन में कन्वर्ट कर रहा है। That is the magic of epistolary jurisdiction. Now, अगर हम इस वर्ड को डिकोड करें एपिस्टोलरी को, तो आई विल टेल यू अबाउट इट। द वर्ड एपिस्टोलरी डेराइव इट्स रूट्स फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है एपिस्टोलरी, और इसमें एक वर्ड आता है एपिस्टोल। क्या वर्ड आता है? राइट, एपिस्टोलरी टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम द ग्रीक नाउन व्हिच इज कॉल्ड एज एपिस्टोल। राइट, अगर एपिस्टोल का मतलब देखना है, राइट, तो एपिस्टोल का सिंपल मायने में मतलब होता है कोई लेटर्स या मैसेजेस। लेटर आगे चलकर क्या हुआ, ये वर्ड एपिस्टोल से एपिस्टोलरी बना, और इसको आगे चलकर क्या कर लिया गया, इंग्लिश यूसेज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर हम मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की बात करें, तो इनके हिसाब से एपिस्टोलरी, द वर्ड एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन, इसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? एज समथिंग रिलेटिंग टू और कंटेन्ड इन अ लेटर। Something relating to or contained in a particular letter is what is called as epistole or epistolary, right? Now the development of this particular jurisdiction, ये jurisdiction की शुरुआत होती कैसे? How epistolary jurisdiction came into being? तो so far हमने जाना क्या? हमने so far ये जान लिया कि epistolary jurisdiction वो है जो कि letters के थ्रू, राइट, जब कोई व्यक्ति राइटिंग एक लेटर लिखता है और लेटर लिखकर किसी पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ लॉ को प्रोवाइड करता है सीकिंग जस्टिस, देन इन दैट सिचुएशन एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो जाता है। उस लेटर को रिट पिटिशन का प्रारूप दिया जा सकता है।
ना अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं, एज आई सेड in the initial part of this particular class, for the very first particular point of time, which was the case in which apostolic jurisdiction was invoked, right? इंडिया के केस की बाद में बात करेंगे, बट पहली बार एक केस था गिडियन वर्सेस मेन राइट का, 1963 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, इनके सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सामने एक प्रिजनर ने who was going through his sentence और उसके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने प्रिजन से ही एक पोस्ट कार्ड लिखा, किसको, एक पोस्ट कार्ड लिखा टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड नाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसने उसमें ये बताया कि भाई कैसे प्रिजनर्स के राइट्स का वायलेशन हो रहा है इनसाइड द प्रिजन, हाउ हिज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड इनसाइड, राइट? सो ऑल ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग्स ही रोट इन दैट टेलीग्राम। एंड आफ्टर पर्टिकुलर थिंग, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को इन्वोक करते हुए कोर्ट ने जो ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई था, पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई वाज रिलैक्स्ड, उसको रिलैक्स किया एंड कंसीडर्ड द लेटर एज पिटिशन। और इस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को, इस पर्टिकुलर लेटर को क्या प्रारूप दे दिया, रिट पिटिशन का प्रारूप दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ गिडियन वर्सेस मेन राइट, दैट इज इन 1963। नाउ आगे, दिस इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम गिव, अब ये जो इनोवेटिव मैकेनिज्म जो है, इसने क्लियर और लाउड मैसेज दे दिया, किसको, राइट, थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड टू द पीपल एट लार्ज एंड टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट कि भाई जो हमने प्रोसीजरल पार्ट बनाया है, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बनाई है, वो जरूरी हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या एक्सेस टू जस्टिस के लिए, लेकिन वो एक रुकावट या इंपेडिमेंट कभी नहीं बननी चाहिए। प्रोसीजरल पार्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजरल पर्टिकुलर एंगल टू दिस, कि भैया अगर आपको कोर्ट में आना है, आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, तो आप लेटर्स, आप इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करिए, पिटिशंस फाइल करिए, आप वहां पर क्या करिए, मेमोरेंडम लगाइए, आप वहां पर क्या करिए, आप वहां पर प्लेंट फाइल करिए। दिस इज हाउ यू कम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। तभी कोर्ट आपकी बात सुनता है जब प्लेंट पर या पिटिशन पर आप अपना कॉज ऑफ एक्शन स्टेट करते हो। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, माना, लेकिन ये रिक्वायरमेंट कभी इस तरीके की पोजीशन ना ले जहां पर एक व्यक्ति जो कि जिसको कई सारी ग्रीवांसेस हैं और उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के चलते वो कोर्ट नहीं आ पा रहा, तो उसके पास में यही प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को रुकावट नहीं बननी चाहिए, यानी कि दे शुड नॉट डिफीट हिज पर्टिकुलर राइट्स इनटू बीइंग। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। और इसी से इवोल्यूशन होना शुरू हुआ एपिस्टोलिक जुरिसडिक्शन का। अब ये गिडियन वर्सेस मेन राइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में यूज किया जाता है। इसके बाद इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एपिस्टोलिक जुरिसडिक्शन हमें देखने को मिलता है इन द लीडिंग केस ऑफ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। What was the case? Fertilizer Corporation Kamgar Union versus Union of India। इस केस के अंदर जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, राइट, इन्होंने पहली बार ये वर्ड एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन, राइट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया और उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, राइट, जस्टिस अचीव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, जो टेक्निकल प्रोसीजर है, जो टेक्निकल नुआंसेस हैं, उसको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू व्हाट इज द टेक्निकल प्रोसीजर, राइट, जब आप पिटिशंस फाइल करते हो, कोर्ट फीस लगाते हो, उसके बाद कोर्ट में आते हो, राइट, तो वो रूल इंपॉर्टेंट है, माना, लेकिन कई बार इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट जस्टिस आपको उन रूल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। वही बात जो गिडियन वर्सेस मेन राइट के केस में भी कही गई थी। आगे चलकर he also stated that when there is a glaring violation of basic rights, क्या बोल रहे हैं, जब किसी व्यक्ति के, किसी इंडिविजुअल के राइट्स का, राइट, ग्लेयरिंग वायलेशन होगा, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्मीयर लेटर्स, अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ लेटर्स भी लिखे हैं टू द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको हम रिट पिटिशन का शेप दे सकते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन नाउ इन इंडिया, गाइस, राइट। पहले हमने देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड हाउ द कॉन्सेप्ट केम इनटू बीइंग, एंड थ्रू द केस ऑफ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हाउ ब्यूटीफुली यू कैन सी जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर इस रूल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अपनी जगह है, टेक्निकल प्रोसीजर अपनी जगह, लेकिन वो एक रुकावट या इंपेडिमेंट नहीं बनना चाहिए, राइट, किसी व्यक्ति को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। नाउ
इवन देयर इज वन मोर पर्टिकुलर केस, दैट इज द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर भी कहा गया था सिमिलर पर्टिकुलर सिचुएशन कि अगर किसी व्यक्ति का कोई राइट वायलेट होता है तो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज जो हैं वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इन ऑर्डर टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस क्या किया जा सकता है, यू कैन ऑलवेज वेव दोज पर्टिकुलर टेक्निकल रूल्स आल्सो, राइट। नाउ द अगला पर्टिकुलर थिंग, द अब कुछ ऐसे केसेस जिनमें एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हुआ है। एक बात और, राइट, ये जो मैंने जो आपको सेशन ले रहा हूं, दिस इज, अगर आपने मेरी हेडिंग देखी होगी, एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन पार्ट 1 है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 1। पार्ट 2 भी आने वाला है जिसके अंदर में सारे के सारे केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम आई एम गोइंग टू डील विद देम इन एब्सोल्यूट, उनके फैक्ट्स वगैरह सारी चीजें डिस्कस भी करने वाला हूं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ केसेस के नाम मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ओल्गा टेलिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया गया था। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया गया था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड माइंड यू गाइस, देयर आर कटीन ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया गया, ठीक है, राइट। सो अगर आपको केसेस का पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो के आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वेरी सून, राइट। उसमें हम सिर्फ केसेस देखेंगे जिनमें एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हुआ है ना। अगला पर्टिकुलर पार्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब सब्जेक्ट मैटर क्या, एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन हमेशा किसी भी सिचुएशन में इन्वोक हो सकता है, आंसर इज नो। तो प्रोविजन ये कहता है, राइट, सुप्रीम कोर्ट की, राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हैंडबुक ऑन प्रैक्टिकल एंड ऑफिस प्रोसीजर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की और उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ नो पेटिशन इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर शैल बी एंटरटेन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को रिकवरी ऑफ मनी करनी है तो क्या इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पर्सनल मैटर के लिए, इस इंडिविजुअल मैटर के लिए वो एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक कर सकता है, आंसर इज नो, ही कैन नॉट। यानी कि इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर के लिए कभी भी एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक नहीं किया जा सकता। लेकिन और उन्होंने बताया ओनली इन दीज कैटेगरीज, कुछ उन्होंने कैटेगरीज लेट डाउन की विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, ओनली इन दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज, राइट, क्योंकि यहां पर ग्लेयरिंग ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं। इन सिचुएशंस में आप लेटर लिखकर, राइट, सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हो और वो जो लेटर है सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिट पिटिशन में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन बना सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, यानी कि किन सिचुएशन में आप लेटर्स लिखकर उन्हें, राइट, एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन का प्रारूप दे सकते हो। फर्स्ट इज बॉन्डेड लेबर मैटर्स, राइट, है ना। पहली सिचुएशन जो हमारी आती है, ठीक है, आपने बंधुआ मुक्ति मोर्चा पर्टिकुलरली केस सुना होगा, मस्ट हैव हर्ड अबाउट बंधुआ मुक्ति मोर्चा, राइट। तो बॉन्डेड लेबर्स की पर्टिकुलर मैटर्स में क्या लेटर लिखकर can we in that particular situation invoke epistolary jurisdiction, answer is yes, right। non payment of minimum wages, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसका मिनिमम वेजेस प्रोवाइड नहीं किया जाता, बी इट आदमी बी इट औरत, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन पेटिशंस फ्रॉम जेल, राइट। अब कोई अगर पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे गिडियन वर्सेस मेन राइट में हुआ था, वहां से क्या हुआ था, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लेटर लिखा गया था। तो अगर इसी तरीके से आप लेटर्स लिख रहे हो कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट की, जेल में आपके साथ में कोई हैरेसमेंट हो रही है, बाकी कैदियों के साथ कोई हैरेसमेंट हो रही है, या जेल में किसी पर्टिकुलर प्रिजनर की डेथ हो गई, या फिर उनको बहुत समय से कुछ लोगों को जेल में डाला गया है लेकिन अभी तक उनकी ट्रायल का वो वेट कर रहे हैं, यानी कि दे हैव अ राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सॉरी, राइट। इसी तरीके से सिमिलर सिचुएशन क्या है कि जो डेथ इन जेल है, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पीडी ट्रायल नहीं मिल रहा है, या जेल में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ हो रही है, या प्रिजनर्स के साथ में हैरेसमेंट हो रही है इन जेल, तो क्या इन दैट सिचुएशन लेटर्स लिखे जा सकते हैं और उन्हें एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, आंसर इज यस। Similarly, petitions against police for not registering a case. You are going to a police and police is not filing your case. Section 154 of your CRPC. ठीक है, 154 के सबसेक्शन 3 में आप एसपी के पास जा सकते हो। मान लो कोई भी नहीं सुन रहा है, राइट, तो इन दैट सिचुएशन आप जजेस के पास भी जा सकते हो। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तरीका इज आप एक लेटर लिख सकते हो किसको, जज को, और एक जज जो है इन दैट सिचुएशन क्या कर सकता है, राइट, आपके उस पर्टिकुलर लेटर को एक रिट पिटिशन में कन्वर्ट कर सकता है। देन कस्टोडियल टॉर्चर एंड वायलेंस, अगर किसी व्यक्ति के साथ पुलिस कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है, वायलेंस हो रही है, तो वो व्यक्ति एक लेटर के माध्यम से, राइट, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है। नेक्स्ट, पेटिशंस अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, अगर किसी औरत के साथ में कोई एट्रोसिटीज हो रही है, जैसे
अंशिका ने इन दैट केस जो हमने हाइपोथेटिकल शुरू हुई थी, अट्रॉसिटीज किसके साथ हो रही थी? औरतों के साथ, विमेन के साथ में हो रही थी। क्या हो रही थी? सती प्रथा। Everyone is clear about it. तो in that situation उसी के लिए उसने आवाज उठाई और लेटर लिखा. It is going to be, can it be converted into a writ petition? Yes, it can be. apostolic jurisdiction invoke किया जा सकता है. Next, petitions complaining atrocities on SC and ST. अगर किसी SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर तरीके की एट्रोसिटीज की जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति ये लेटर लिखकर क्या कर सकता है? apostolic jurisdiction invoke कर सकता है. Petitions pertaining to environmental pollution. अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर, राइट, वी बेसिकली आर सीइंग व्हाट, देयर इज लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. वहां के लोग जो कोर्ट नहीं जा सकते कैन जस्ट बाय राइटिंग अ लेटर, और क्लस्टर ऑफ लेटर्स सब लिखे गए, क्लस्टर ऑफ लेटर्स पहुंचते हैं किसके पास में? टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्लस्टर पिटिशंस को एक रिट पिटिशन का प्रारूप देकर इस केस को सुन सकता है? यस, इट कैन. Right, so in all of those particular situations, right, क्या किया जा सकता है? Epistolary jurisdiction जो है वो इन्वोक किया जा सकता है. अब प्रोसीजर क्या है epistolary jurisdiction को इन्वोक करने का? This is a very 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 important. ठीक है, ये प्रैक्टिकल नुआंस की बात है. ठीक है, अब आपने लेटर लिख दिया, यू हैव रिटन अ लेटर और आपने कोर्ट में पहुंचा दिया. अब इन याद रखना वो लेटर सीधा एक कोर्ट के पास, सीधा चीफ जस्टिस के पास डायरेक्टली नहीं जाता है. फर्स्ट इट इज गोइंग टू गो टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेल. ठीक है, वंस ऑल द लेटर पेटिशंस आर रिसीव, आपने सारी लेटर पेटिशंस भेज दी, इसके बाद वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेल में जाएगी. क्यों जाएगी? क्योंकि वो भी तो चेक करेंगे कि क्या इस तरीके की सिचुएशन का कोई कॉज ऑफ एक्शन बन भी रहा है कि नहीं. दे आर गोइंग टू स्क्रूटनाइज, दे आर गोइंग टू स्क्रीन दोस पेटिशंस जो लेटर्स के थ्रू लिखी गई है, उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन बन भी रही है या ये व्यक्ति सिर्फ कोर्ट का समय जाया करे. राइट, सो दैट इज वाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेल के पास में पहले ये जाता है. ठीक है, इसके बाद अगर ये पर्टिकुलरली मंजूरी मिल जाती है यहां से, देन इट इज सेंट टू अ जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्शंस, एंड देन द केस विल बी लिस्टेड बिफोर द कंसर्न्ड बेंच. और इसके बाद जो केस है वो लिस्ट किया जाता है बिफोर द कंसर्न. एंड याद रखिएगा कि जब भी आप ये लेटर पिटिशन भेज रहे हो, ठीक है, आप जब भी लेटर्स लिख रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके साथ इट मस्ट ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय अ एफिडेविट. इट मस्ट बी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट कि जो भी मैं तथ्य बता रहा हूं या बता रही हूं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दे आर ट्रू टू माय नॉलेज, दे आर ट्रू टू माय फैक्ट्स. राइट, आप यहां पर एक तरीके से एफिडेविट पर, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके ऊपर बाद में एट अ लेटर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कानूनी कार्यवाही हो सकती है. Everyone is clear about it, right? So now in this particular situation, right, I hope you have understood this particular thing. This was the history, this was the crux of everything pertaining to epistolary jurisdiction. The first part to this particular series is over. I hope you had a dhinna session, right? And अब इसका जो second session है, इस session के बाद, right, I would want you to, like, kind of comment that whether you need the particular second session for this or not, right? उस second session के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ what I'm going to bring for you guys. I'm going to bring all the cases, right? जो भी leading cases हैं, और mind you these cases will also be helpful for your constitution preparation as well, right? वो सारे leading cases हैं. ठीक है, राइट, तो वो सारे केसेस जिनमें एपिस्टोलिक जुरिसडिक्शन इन्वोक किया गया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दोस केसेस, एंड एपिस्टोलिक जुरिसडिक्शन जो इन्वोक किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. So I hope you had a Dhinna session regarding this, but before that, before going, I would urge you to look into one particular thing. आप लोगों के लिए तगड़ा ऑफर जो है वो अनअकैडमी लेकर आया है. Now you guys can avail up to 40% discount on Unacademy subscriptions. राइट, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस लेकर 40% डिस्काउंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पा सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ बैचेस व्हिच आर गोइंग ऑन, राइट, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच अनिल खन्ना सर का 5th of June को, इट्स एन अपकमिंग पर्टिकुलर बैच, राइट. जीएस में महापैक 10th of May, right? Target हिमाचल प्रदेश 10th of May. These are all upcoming batches, guys. एकलव्य हिंदी फाउंडेशन बैच भी आने वाला है. एंड इसी तरीके से there are few other particular batches, जैसे कि मिशन एमपी बैच जो कि 20th of April से शुरू हो चुका है, सारथी फाउंडेशन बैच 13th of April से शुरू हो चुका है, right? And in these particular things,
इन दीज पर्टिकुलर बैचेस आपको अप टू 40% ऑफ द डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू कम एंड यू इनरोल बिफोर 30th ऑफ दिस मंथ। ये ऑफर जो है वो 26 से लेकर 30th ऑफ दिस मंथ तक ही वैलिड है, राइट। अब 1 मिनट में मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि ऑफर की कोडिंग्स कैसे डिटरमाइन करनी है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर जुडिशरी preparations and you want to look into how this offer is going to work, just look at this particular part. Okay, so there are iconic subscriptions and there are plus subscriptions at an academy. अगर मैं iconic subscriptions की बात करूं, please remember the deadline at April 26 to 30th तक ही है, right? 24 months, राइट, 2 years तक के अंदर जो आपको 1,60,969 का पड़ता है, दैट इज गोइंग टू बी अ डिस्काउंटेड प्राइस एट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड आफ्टर यू यूज माय रेफरल, आफ्टर ये करंट प्राइसिंग है, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो मेरे रेफरल कोड सिंह विशाल यूज करने के बाद में द प्राइसेस आर गोइंग टू स्लैश डाउन टू 96,581, राइट। सो दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर थिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। आप अपने जो भी पर्टिकुलरली आप इंटरेस्ट का कोर्स है, यू कैन जस्ट लुक अराउंड, बट आई वुड urge you all that who are genuinely looking for your preparations, I promise you on this particular forum that we give our best to our students. There are a lot of students who have joined us, and you could be the next particular future judge in this particular situation as well. So I would urge you all to please show your trust on us and make it a particular deal, because this is something which is going to lapse after 4 days, राइट। सो जरूर आइएगा और हमारे ऐप पर भी आकर देखिएगा। यू कैन कम टू अवर ऐप एंड सी अ लाइव सेशन कि एक लाइव सेशन किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो मीन टाइम आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट पर्टिकुलर सेशन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। मीन टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।